जादुई सेब। रहीम नगर के राज्य में एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से वो युवरानी का तबीयत खराब हो गया। उसके बाद वो अपने खास वैद्य को बुला के बताता है, शहंशाह मुझे माफ करो, मुझे लगता है कि हम युवरानी को नहीं बचा सकते। मुझे माफ करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। ये क्या बात कर रहे? तुम तो अच्छे हकीम हो, तुमको कुछ न कुछ जुगाड़ करके मेरी बेटी को बचाना ही होगा। उसके बाद उस दिन रात को उस वैद्य को नींद नहीं आती, कुछ न कुछ झूठ बोल के ये किस्सा से हटना चाह रहा था। दूसरे दिन राजा के दरबार में जाके बोलता है कि शहंशाह, रानी की जान बचाना है तो एक जादुई सेब कराना पड़ेगा, लेकिन वो जादू का सेब किधर मिलता है मेरे को नहीं मालूम। जादुई सेब के लिए सेनापति को हुक्म देते, पूरे राज्य में जाके ऐलान कर दो कि जो भी शख्स जादुई का सेब लाके अपनी बेटी को खिलाएगा तो उसका निकाह अपनी बेटी से करवाएगा और पूरे राज्य में आधा हिस्सा भी उसके नाम किया जाएगा। उसी राज्य में एक रशीद नाम का बुजुर्ग फल फलारी बेचता था। उसके 3 बेटे थे, एक आके वसीम, दूसरा मतीन और तीसरा सोहेल। दोनों बेटे वसीम और मतीन झूठ बोलते थे और ये बुजुर्ग भी झूठा ही था, लेकिन सोहेल बहुत नेक और हमेशा सच बोलने वाला बंदा था। बच्चों, तुम लोग ऐलान तो सुने होंगे ना, तुम में से कोई एक बंदा जाके जादुई सेब बोल के हमारा सेब खलवा दो, आधा राज्य हमारे नाम पर हो जाएगा। बोलो कौन जाता की? पहले मतीन अपना टोकरी पकड़ लेके सेपा डाल लेके जंगल से जाता रहता। उसको एक साधु दिखते, अरे बेटा, तुम रशीद के बेटे हो ना? क्या है उसमें? इसमें सांप है हो ना क्या? बोल के वहां से निकल जाता। जब दरबार पहुंच के अपना टोकरी खुला तो सच में सांप बाहर निकलता। ये देख के राजा मतीन को जेल में डाल देता। उसके बाद बहुत देर होने के बाद मतीन नहीं आया तो वसीम भी फुट्टी बगड़ लेके सेपान डाल लेके गुजरता रहता। फिर वो साधु उसको पूछते, बेटा तुम रशीद के दूसरे बेटे हो ना? क्या है फुट्टी में? खेकड़े है खेकड़े हो ना? खाते पका लेके घर को जाके? नको बेटा, मेरे को नको। जैसे ही वसीम वहाँ पे जाके फुट्टी खोलता, उसमें सही भी खेकड़े रहते। ये देख के राजा वसीम को भी खेद कर देता। अब बचा सोहेल, सेपा की फुट्टी पकड़ लेके निकलता रहता। वही जंगल में साधु मिलते, बेटा क्या है इस फुट्टी में? बाबा इसमें जादू के सेपा है, ये जादू का सेपा खाए तो महारानी की तबीयत ठीक हो जाती कदे, इसके वास्ते फुट्टी राजा को लेकर जा रहा हूँ। वो साधु सोहेल को दुआ करते। उसके बाद राज्य को जाके सही में भी सेब खिला देता। बाद में युवरानी ठीक हो जाती और दोनों की शादी शहंशाह करवा देता। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम रेहान था और वो बहुत लालची था। वो अपने खेत में उगाए हुए सब्जी को शहर ले जाकर बेचता था। एक दिन वो अपने गांव के किसानों को बुला के, इस बार कौन भी टमाटर नको उगाओ, सब लोग टमाटर ही उगाएंगे तो क्या खाते क्या बेचते, इसलिए नको उगाओ, मैं भी नहीं उगा रहा हूँ। लेकिन चोरी से टमाटर उगा के शहर को ले जाके बेचता। रेहान भाई क्या उगाए हैं खेत में आज? भाई मैं तो टमाटर उगाया हूँ, किलो 700 रुपये है। अरे भाई इतना महंगा, जरा कम करो। नहीं होता, अब तुम्हारे को मेरे पास ही खरीदना पड़ता, कौन भी मेरे सिवा टमाटर नहीं उगाया। मजबूरी में आको वो सौदागर खरीद लेके चले जाता। घर में रेहान की बीवी उससे बोलती है, तुम तो बहुत होशियार है जी, सब किसानों को टमाटर नको उगाओ बोल के तुम अच्छा फायदा कर लिए। एक औरत खिड़की के बाहर से पूरे बातें सुन लेती और जाके किसानों को बोल देती, अरे सुनो सुनो भाइया, रेहान तुम लोगों को धोखा कर रहा। तुम लोगों को टमाटर नको उगाओ बोल के उन्हें खुद टमाटे शहर में ले जाके बेच रहा, और तुम लोगों को मालूम उन्हें टमाटे की फसल ही उगाया। क्या इतना बड़ा धोखा? हमें किसाना है बोल के उसके बात मान लिए। अब उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ता।
जबिच उधर एक आदमी सूट बूट पहन को उनके पास आता है और बोलता है, मैं मार्केट यार्ड का आदमी हूँ। ये बार खबर आई है प्याज में मिलावट हो रही बोल को, इसके वास्ते कौन भी प्याज नको उगाओ। साहब आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता है, सही वक्त पे आके हमारे को होशियार कर दिए। ये बातें रेहान भी सुन लेता और वो इस बार खेत में प्याज ही उगाने के वास्ते तय कर लेता। रेहान अपने खेत में बहुत सारे प्याज उगा के वो पूरे प्याज को शहर ले को बेचने के वास्ते कोशिश करता। लेकिन भाई रेहान, प्याज लाए तो नक्को वापस लेके जाको कहाँ तो फेंक डालो, इधर नक्को फेंको, बदबू आती। बाद में रेहान थैला लगा के प्याज बेचने की कोशिश करता तो उधर कौन खरीदने नहीं आता। ये देख के रेहान सिरे सिर मार लेता। उसके बाद उसके पास वो किसान आते और बोलते, रेहान तू हमारे को धोखा कराना, अब देख तेरे साथ क्या हुआ कि हमारा नुकसान हो रहा तो होने दो, तुम्हारा भी नुकसान होना ही च। तुम एक लालची और धोखेबाज इंसान है बोल के सब जने मारना शुरू करते। अब बाद में रेहान लंगड़ाते हुए अपने घर को जाता। सीख, किसी का भी नुकसान करना हमारे हक में नहीं है। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में मुन्ना नाम का एक सौदागर था। वो शहर शहर जाके घोड़े का व्यापार करता था। मुन्ना को मालूम होता कि सलीम नगर के राजा को घोड़े वो तो बहुत पसंद है बोल के घोड़ों के साथ वो राजा के दरबार को पहुंचता। अरे मुन्ना, तुम्हारे घोड़ों की खासियत क्या है बोलो? मेरे पास तो बहुत सारे घोड़े हैं, तुम्हारे पास मैं कई को घोड़े खरीदना की बोलो। शहंशाह की जय, ये घोड़े बहुत सुंदर और नायाब है। ये घोड़े तुम्हारे को किधर भी नहीं मिलते। हुजूर, ये घोड़े से मिली है, इसका नाम है रमनी। इसके खूबसूरत के आगे हर घोड़ा फीका पड़ जाता। हुजूर, ये घोड़े का नाम है हीरा। ये घोड़ा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ा भी आराम से उंगल जाता। अच्छे अच्छे पहाड़ा इसके नीचे आ जाते। हुजूर, ये घोड़े का नाम सफर है। ये मेरा तीसरा घोड़ा बहुत खास है। कई को बोले तो ये हवा में उड़ता, हवा से बातें करता रहता। अच्छा, हमारे को तुम्हारा तीसरा घोड़ा सफर पसंद आया, क्या दाम है बोलो? मुन्ना पूछे सो दाम वो राजा दे के मुन्ना को भेज देता। मुन्ना खुशी खुशी वापस चले जाता। दूसरे दिन राजा वो घोड़े के ऊपर बाहर लड़ने के वास्ते जाता। बाद में थक जाता। आते वक्त घोड़े में से उड़ती अंगेबों की देखता। बहुत कोशिश करता लेकिन घोड़ा उड़ता ही नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता। सेनापति, जाके वो सौदागर को पकड़ के लेके आओ। उन मेरे को धोखा दिया, झूठ बोला, मैं उसको सजा देता हूँ। सेनापति जाके मुन्ना को दरबार लेके आता। शहंशाह, आपसे गलतफहमी हो गई। हवा से बातें करता वो तो तेज भागता वो के मेरा मतलब था मिसाल के तौर पे। सही में भी हवा में उड़ता बोल के उसका मतलब नहीं था हुजूर। खामोश, झूठे कही के मेरे को अनपढ़ समझ रहे? धोखा दिए है तुम मेरे को। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। मेरे को उड़ने वाला घोड़ा होना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन अलग कर देता हूँ। ये बातें सुन के मुन्ना बहुत झिझक जाता। बाद में मस्जिद के एक सीढ़ियाँ पे जाके बैठ जाता। तभी वहाँ से एक जादूगर अपना खेल खत्म करके रास्ते से गुजरता होता रहता। वो मुन्ना का दोस्त ही था। बाद में जाके उससे बात करता, क्या हुआ, कई को उदास है बोल के। सारी कहानी सुन के, अरे मेरे बड़े भाई, तरक्की बहुत ध्यान से करना पड़ता, तुम परेशान नको हो, मैं हूँ ना। जादुई शक्ति से वो घोड़े को फंक लगा देता। वो घोड़ा लेके जाके राजा को पहुंचा देता मुन्ना। शहंशाह, आपका उड़ता हुआ घोड़ा ले लो बोल के अपनी जान बचा के वापस लौटता। वास्ते बोलते, पहले तो लो बाद में बोलो। लालची बीवी। एक गांव में इद्रुस नाम का बंदा अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जंगल से घून, लकड़ियाँ, सब्जी, फल फलारी लाकर बेचता था। एक दिन इद्रिस की बीवी नाराज होकर बोली,
कैसे आदमी है जी तुम? मेरी फिक्र जर्री भी नहीं है तुम्हारे। मेरे पूरे सहेलियां मेले में गए, मैं एक जनित घर में बैठी हुई हूँ। मेरे को भी पैसे दो, मैं भी जाती हूँ मेले में। देखो बेगम, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। मैं अब जंगल जाके कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ आए तो पैसे जब लेके जाएंगे ते बोल के वो जंगल चले जाता। जंगल जाने के बाद उसको एक दरख्त दिखता, उसको लगे हुए कुछ फल देख के तोड़ने की कोशिश करता। कितना कोशिश करे तो भी वो फल नहीं तोड़ सकता। तो बाद में सोचता ये झाड़ तो बहुत बड़ा है, एक काम करता हूँ, ये झाड़ कुछ काट डाल दूं। जैसे इद्रिस अपना कुड़ाली उठा के झाड़ को मारने जा रहा था तो उसको एक आवाज आती, नक्को, ऐसा नक्को करो, मैं एक चमत्कार दरख्त हूँ, मेरे को नक्को काटो। लेकिन मेरे को वो फल होना है, वो फल बेचे तो पैसे आते और मेरी बीवी को देना है। ऐसा है तो एक काम करो, मेरी एक डगाली तोड़ लो, वो सुनने की हो जाती, वो बेच के तुम्हारी बीवी को पैसे दे दो। अच्छी बात, ऐसी करता हूँ। इद्रिस एक डाली तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद वो खुद ना खुद सोने की बन जाती। वो बेच को पैसे लाके अपनी जोरू को दे देता। क्या हुआ कि पूरी बात अपनी बीवी को बोलता। वो दरख्त इतना अच्छा था तो ज्यादा डालियां लेके आना था, एक डाली से क्या होता बोलो। बीवी की बात सुन के वो झाड़ के पास भीड़ को जाता और एक डगाली तोड़ लेके आता। तो पेड़ बोलता, इद्रिस, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे को एक ढेली दिया था, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत लालची दिख रही, और एक मर्तबा फिर को इधर नक्को आओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी और डगालियां तोड़ लेके आओ बोल के सताती। दोबारा फिर को तोड़ने के वास्ते आएंगे तो एक हिस्सा खत्म हो जाता। वो दरख्त गायब हो गया बोल के अपनी बीवी को बोलो। ये बातें सुन के इद्रिस बहुत शर्मिंदा हो जाता। मैं इधर रोजाना तुमसे मिलने के वास्ते तो आ सकता हूँ ना। तो ये बात पे दरख्त भी मान जाता। तब से इद्रिस भी पेड़ दोनों अच्छे दोस्त हो जाते और रोजाना मिलते रहते।